everybody, this is Manishika. Welcome back to my channel. So हमने अपने लास्ट लेक्चर में और दो राइटर्स डिस्कस किए थे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड. आज हम आगे के 2 से 3 राइटर्स डिस्कस करेंगे जो आपके इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है. सो गेविन डगलस की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले. Douglas was a Scottish poet and the Bishop of Dunkeld. Okay, he was a Scottish poet और वो बिशप थे डंकिल के. He wrote only in vernacular. ये याद रखना बहुत जरूरी है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ vernacular में ही लिखा था अपने वर्क्स को. Some critics call him as a child of new age, whereas the other consider him as essentially belonging to Chaucerian schools. कुछ क्रिटिक्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हर राइटर्स के सर्टेन क्रिटिक्स भी होते हैं, हर वर्क के सर्टेन क्रिटिक्स होते हैं, तो उनमें से कुछ क्रिटिक्स ने कंसिडर किया था उनको एज अ चाइल्ड ऑफ न्यू एज. किस नाम से वो बोलते थे उनको? चाइल्ड ऑफ न्यू एज के नाम से वो जाने जाते थे. और कुछ अदर क्रिटिक्स थे जो उन्हें एसेंशियली ऐसा मानते थे कि वो चौसेरियन स्कूल को बिलोंग करते हैं. लाइक उनके भी जो भी नोशंस हैं, आइडियाज हैं, उनकी थीम्स हैं वर्क्स की, वो सब चौसेरियन स्कूल को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती हैं या उसी को बिलोंग करती हैं. ठीक है, आप सर्टेन वॉइस को अवॉइड कीजिएगा बिकॉज मैंने क्लैरिटी की वजह से डोर ओपन किया हुआ है और बाहर से आवाज़ें आ रही हैं वेंडर्स की, तो आप उन्हें इग्नोर करके आप सिर्फ अपने पढ़ाई पर, अपने कंटेंट के ऊपर फोकस रखो, क्योंकि ये सब चलता रहता है बट हमें फोकस अपना मेनली इसी के ऊपर रखना है. ठीक है, सो 2-3 चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दी. अब उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात कर लेते हैं. एनिडस उनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है. इट इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स इनियाड. वर्जिल का एक वर्क है इनियाड, उसी का ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है. ठीक है, विच सीम्स टू हैव बीन यूज्ड बाय द अर्ल ऑफ सरे, और ऐसा माना जाता है कि अर्ल ऑफ सरे ने भी इस वर्क का यूज किया था. इट वॉज प्रिंटेड इन 1533. ये जो वर्क है वो 1533 में प्रिंट किया गया. एंड मेड हिम एन इमॉर्टल पोइट. एक ऐसा पोइट उनको इस वर्क ने बना दिया. होता है ना हर पोइट के हर पोइट क्या, एक तरीके से हर आर्टिस्ट के कुछ ऐसे वर्क्स होते हैं जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, या कुछ मैग्निफिशेंट वर्क्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सबसे हटकर होते हैं, क्योंकि हर एक पर्सन या हर एक आर्टिस्ट कुछ नए नए वर्क्स प्रोड्यूस करता रहता है, बट उसमें से सर्टेन वर्क्स ही ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअली में बहुत ही अपर स्टैंडर्ड मिलता है या फिर वो पॉपुलैरिटी मिलती है. तो उनका जो ये वर्क था, इसी ने उनको एक बहुत ही मैग्निफिशेंट और एक इमॉर्टल पोएट जो कभी नहीं मर सकता, लाइक इन पर्सन उनकी डेथ हो गई लेकिन स्टिल उनके इसी वर्क से हम उनको याद रखते हैं, तो उनको एक इमॉर्टल पोएट साबित कर दिया. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट गेविन डगलस. उसके बाद डगलस का फर्स्ट वर्क. उसके बाद अगले वर्क पे जाते हैं, पैलेस ऑफ ऑनर. ठीक है, पैलेस ऑफ ऑनर. इट वॉज रिटन इन 1501. 1501 में ये वर्क लिखा गया. डगलस वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय चॉसर्स हाउस ऑफ फेम. डगलस बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे चॉसर के हाउस ऑफ फेम से. वो भी चॉसर का एक वर्क है हाउस ऑफ फेम. उसने काफी इन्फ्लुएंस किया था किसको? गेविन डगलस को. एंड कंपोज द पैलेस ऑफ ऑनर, और उसी से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने पैलेस ऑफ ऑनर लिखा, एन एलिगोरिकल पोएम. और पैलेस ऑफ ऑनर जो है, इट्स पैलेस, PALICE आई गेस, या PALICE, पैलेस नहीं है, पैलेस ऑफ ऑनर. और ये एक क्या है? ये एक एलिगोरिकल पोएम है. तो ये याद रखना जरूरी है बिकॉज एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा. 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इनमें से पैलेस ऑफ ऑनर क्या है, तो आपको एलिगोरिकल पोएम पर टिक करना होगा. फॉर एग्जाम्पल इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. हम इन अ लॉन्ग रन क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो नेट के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं या PGT इंग्लिश के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा. अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन हिट कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए. और कृथा ट्यूटोरियल के नाम से आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो बिकॉज जो भी कुछ मटेरियल मेरे पास होगा मैं वहां पर भी आपको शेयर करती रहूंगी मीनवाइल. ठीक है, सो ये हो गया हमारा गेविन डगलस के बारे में. होपफुली आपको समझ में आया होगा अच्छे से. जितना मेरे पास जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करती जा रही हूँ. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जॉन लिडगेट. जॉन लिडगेट के बारे में बात कर लेते हैं. लिडगेट इज अ prolific and voluminous poet who was born in Lidgate. Lidgate एक बहुत ही prolific और voluminous poet थे जिनका जन्म कहाँ हुआ था? लिडगेट में हुआ था, सफोक में. ठीक है, in 1385 he entered the famous monastery of Bury St Edmunds. He enjoyed a contemporary literary reputation and got the royal patronage. उन्होंने बहुत ही ज्यादा enjoy किया अपने contemporary literary reputation को, एंड उसके बाद उन्हें रॉयल पेट्रनेज भी मिला. ही ट्रांसलेटेड अ नंबर ऑफ की टेक्स्ट ऑन क्लासिकल, हिस्टोरिकल एंड मॉरलाइजिंग सब्जेक्ट्स. उन्होंने बहुत सारे ट्रांसलेशंस किए. किस पे किए उन्होंने?
क्लासिकल, हिस्टोरिकल और मॉरलाइजिंग सब्जेक्ट्स में. From the later 15th century onwards, his name was linked with that of the Chaucers as a founding figure of English literary tradition. उसके बाद कुछ टाइम बाद लेट 15th सेंचुरी में उनका जो नेम है वो लिंक किया जाने लगा चौसर के साथ में, ठीक है. एंड उनको फाउंडिंग फिगर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी ट्रेडिशन के अंदर भी एक बहुत ही अच्छा नाम उन्होंने अपना बनाया. He is undoubtedly a writer of monumental dimensions. Undoubtedly वो एक राइटर थे monumental dimensions के. He brought to England the important narratives of medieval European court culture. वो इंग्लैंड में क्या लेकर आए? medieval European court culture को वो इंग्लैंड में लेकर आए. His works are, कौन कौन से उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स थे? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क्स सबके इंपॉर्टेंट है तो वर्क्स पे जरूर से हमको ध्यान देना है. घबराना नहीं है, जितना आता है जैसा आता है उसको अच्छे से हम करके जाएंगे. एटलीस्ट जितने वर्क्स पढ़ रहे हैं उनको ढंग से करके जाएंगे ताकि अगर उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, जो कि पूछा जाता है, तो गलती नहीं होनी चाहिए. फर्स्ट वर्क ट्रॉय बुक, ठीक है. इट इज अ ट्रांसलेशन ऑफ गाइडो डी कोलमनस which was composed over 8 years from 1412 to 20, wherein the story of Troy figures. इसके अंदर story of Troy दिखाया गया है पूरा का पूरा. Second, the siege of Thebes, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है. The siege of Thebes, it was composed 1420 से 22 के बीच में ये लिखा गया. Lydgate presents it as a contribution to Canterbury Tales. Lydgate ने इसको कैसे प्रेजेंट किया कि जैसे ये उनका एक कंट्रीब्यूशन है, किसके लिए? कैंटरबरी टेल्स के लिए. चौसर का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कैंटरबरी टेल्स. फॉल ऑफ प्रिंसेस, नेक्स्ट वर्क. इट वाज रिटन इन 1431 to 38. 1431 से 38 में उनका ये वर्क लिखा गया. कौन सा? फॉल ऑफ प्रिंसेस, विच इज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन. ये एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है किसका? ऑफ बोकाशियोज कंपाइलेशन ऑफ ट्रेजेडीज. बोकाशियो की जो कंपाइलेशन है ट्रेजेडीज की, उसी का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है. द टेम्पल ऑफ ग्लास, नेक्स्ट वर्क. इट इज अ कलेक्शन ऑफ ड्रीम विजन पोएम्स ऑन द मॉडल ऑफ चॉसर्स हाउस ऑफ फेम. ये क्या है? टेम्पल ऑफ ग्लास ये कलेक्शन है ड्रीम विजन पोएम्स का, जो कि चौसर के हाउस ऑफ फेम पर बेस्ड है, ठीक है. देन ममिंग्स. ममिंग्स अनदर वर्क. इट इज अ ड्रामेटिक पीस विच वॉज डिजाइन फॉर परफॉर्मेंस ऑन वेरियस सेरेमोनियल ओकेजन्स. ये एक तरीके का ड्रामेटिक पीस था जिसे डिजाइन इस तरीके से किया गया था कि उसे परफॉर्म किया जा सके सेरेमोनियल ओकेजन्स पर, ठीक है. द वर्क वॉज ममिंग्स, राइट. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट थोड़ा सा आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा इन वॉइसेस के साथ, अदरवाइज क्लैरिटी नहीं आएगी तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है. देखो अगेन, एनीवेज. The next work is London, Lyckpenny and the Pilgrimage of the Life of Men are Lydgate's literary masterpieces. उनके masterpieces कौन कौन से हैं? London, Lyckpenny and Pilgrimage of the Life of Man. ये दो उनके masterpieces हैं. मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हर राइटर के बहुत सारे वर्क्स होते हैं, लेकिन अगेन masterpieces कुछ सेलेक्टिव ही बनते हैं. तो इनकी कैटेगरी में या इनके केस में ये दोनों वर्क्स इनके masterpiece हैं. ओके, नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थॉमस ऑक्लीव. फॉर दी टूडेज क्लास, आज की क्लास के लिए ये लास्ट है. थॉमस ऑक्लीव. ऑक्लीव के बारे में पढ़ लेते हैं. ऑक्लीव वॉज मेनली अ सेटायरिस्ट. ही वॉज अ सेटायरिस्ट, ये याद रखना है. ही वॉज मेनली अ सेटायरिस्ट whose autobiographical references in his poetry are remarkable. उनके जो autobiographical references हैं जो वो अपनी पोइट्री में देते आए हैं, वो बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल है. ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जो आत्मकथा, जो इंसान अपने बारे में लिखता है. व्हाट इज अ बायोग्राफी? जो कोई और हमारे बारे में लिख रहा है, ठीक है. सो वो अपनी ऑटोबायोग्राफिकल रेफरेंसेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं. कौन? टॉमस ऑक्लीव, ठीक है. हिज वर्क्स आर, कौन कौन से उनके मेन वर्क्स हैं? ला मेल रिजेल, इट इज अ सटायर ऑन पोवर्टी. ये एक पोवर्टी के ऊपर सटायर है. 1406 में ये वर्क आया. देन देयर इज रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस. रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस 1411 to 12, ठीक है. Next one is the complaint of our lady and the last one is Occleve's complaint. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं टॉमस ऑक्लीव के. होपफुली ये तीनों राइटर्स आप लोगों को क्लियर हुए होंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के राइटर्स पढ़ेंगे. तब तक के लिए आप इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैंने आपको बताया, होपफुली आपने जॉट डाउन किया होगा. बिकॉज ना व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने लायक अभी ऐसा कुछ नहीं है. जब व्हाइट बोर्ड की जरूरत पड़ेगी तो उसे भी यूज करेंगे, एंड स्मार्ट बोर्ड तो आप लोगों की हेल्प से ही आ पाएगा. तो प्लीज गाइस सपोर्ट दिस चैनल, सपोर्ट मी, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी चीजें कर पाऊँ और क्लैरिटी से हम इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर पाएँ. मैं कोशिश करूंगी इंग्लिश के नॉर्मल टॉपिक्स पे भी बना पाऊँ वीडियोस. जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा, जैसे जैसे जो जो होता जाएगा
कंटेंट आता जाएगा चैनल पे, तो आप लोग सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करो अपने एग्जाम की, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, राइट। एंड बाकी कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। शॉर्ट वीडियोस को फॉलो करना मत भूलना, बिकॉज वो एक क्विक रिविजन की तरह वर्क करते हैं और एक मोटिवेशन की तरह वर्क करते हैं। बिकॉज जब आपका रिविजन होता रहता है उतना ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ता रहता है, और आपकी जब तैयारी पक्की होती है ना, तो घबराहट की कोई बात नहीं होती। बाकी ठीक है, थोड़ी थोड़ी एंजाइटी होनी भी चाहिए, तभी हमारे अंदर एक जील बनी रहती है, एक जेस्ट बनी रहती है कि कुछ करना है, करना है, करना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखो। बाय।